बुल ट्रैकर्स, दोस्तों इस साल 2025 में मार्केट्स ने अब तक 10% का रिटर्न दिया है और ये साल तो खत्म होने वाला है। प्रश्न ये उठता है कि अगले साल 2026 में मार्केट्स कहां तक जाएंगे और कितना रिटर्न देंगे। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो यहां पर मैं आपको Q2 के रिजल्ट्स दिखा रहा हूं जो निफ्टी के लीडिंग कंपनीज हैं। यहां पर हमें क्या पिक्चर देखने को मिलती है, तो इन कंपनीज का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यहां पर कुछ का रेवेन्यू ग्रोथ आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा और कुछ का रेवेन्यू ग्रोथ आपको अच्छा दिख रहा होगा। 25%, 41%, 183% तक देखने को मिल रहा होगा। साथ में यहां पर दो आपको कलर कोडिंग देखने को मिल रही होगी। तो ये जो रेड कलर है ये इंडिकेट करता है कि उनके प्रॉफिट ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल इटर्नल जोमेटो की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ तो जबरदस्त देखने को मिला है, लेकिन इनका प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम इस क्वार्टर से पिछले साल के क्वार्टर को कंपेयर करें उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। और जो ऑरेंज कलर है इसका मतलब है कि इन कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ काफी मॉडेस्ट, काफी कम, लेस देन 5% रहा है। तो यहां अगर आप एक कलर कोडिंग पर ध्यान दें तो ज्यादातर कंपनीज के जो प्रॉफिट ग्रोथ या तो गिरे हैं या काफी मॉडेस्ट रहे हैं और बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं कि जिनके डबल डिजिट से ज्यादा के रेवेन्यू ग्रोथ है। ज्यादातर के आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में है, लोअर सिंगल डिजिट में है। तो ऑब्वियसली जो इंडिया की लीडिंग कंपनीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं अब तक, कम से कम इस साल तक कोई उसमें चमत्कार होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर अगर हम समरी देखें Q2 के रिजल्ट्स की तो क्या देखने को मिलता है, कंपनीज विद टोटल वेटेज ऑफ 26%, तो ये सारी कंपनी 26% का वेट होल्ड करती हैं, आर शोइंग मॉडेस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। या तो उनके रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहे हैं या उनका प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है। सीमेंट, मेटल और इंफ्रा की जो कंपनीज हैं वो थोड़ा बेटर कर रही है। फॉर एग्जांपल आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, इनका रेवेन्यू 25% ग्रो किया है और ऑब्वियसली हमें पता है कि क्यों ग्रो किया है। बट आईटी, फाइनेंशियल और एफएमसीजी में थोड़ी वीकनेस या सबड्यूड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो क्या यहां पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फोकस मूविंग फ्रॉम प्योर लोन ग्रोथ टू एसेट क्वालिटी। पिछले 2 सालों से ये अंधाधुंध लोन बांट रहे थे कि भाई अब तो बांटो, प्रॉफिट कमाओ, खूब ग्रोथ दिखाओ। अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इतने सारे डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। तो अब वो इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमें लोन को इतना ग्रो नहीं कराना है, हमें अपने एसेट क्वालिटी पर फोकस करना है, क्योंकि अगर एसेट क्वालिटी खराब होगी तो फिर कंपनी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। प्रोविजनिंग डिसिप्लिन, प्रोविजनिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट कम होगा, जो हमें देखने को मिल रहा है और यही हो रहा है। प्रोविजनिंग इस वक्त मल्टी ईयर हाई लेवल पर चल रही है। सस्टेनेबल एनआईएम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, ज़्यादातर बैंक्स के प्रेशर में है। अंडरराइटिंग एंड बैलेंस्ड लोन बुक स्ट्रैटेजी। तो ओवरऑल अब हमें उस रफ्तार से ग्रो नहीं करना है, हमें क्वालिटी के साथ ग्रो करना है, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो डिप होगी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स, ये जो सेक्टर है इसको सरकार से काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं और सरकारी पैसे से इसमें ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक बूस्टिंग ऑर्डर्स, विनर्स विल कन्वर्ट ऑर्डर्स टू कैश विथ एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी एंड एएमसी सर्विसेज ड्राइविंग डिफरेंशिएशन। तो जैसा मैंने कहा, सरकार जो प्रोजेक्ट्स दे रही है, जो भी रेल, ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसका फायदा इनको होता हुआ दिख रहा है। ये प्राइवेट कंजम्पशन या इकोनॉमी की वजह से नहीं ग्रो कर रहे हैं। अब कंजम्पशन एंड एफएमसीजी की बात करें, लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो पिछले सालों से अगर देखें तो पाम ऑयल वगैरह में थोड़ा हमें मॉडरेशन देखने को मिली है। हैव लिफ्टेड मार्जिन्स, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन तो बड़े हैं। लीडर्स रीइन्वेस्ट गेन्स इनटू डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल रीच एंड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ब्रांड मोड्स। तो एफएमसीजी की हम जानते हैं पिछले 2 सालों से
प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इस वक्त वो अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, नए नए एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो प्रॉफिट उनको आ रहा है उसको वो ग्रोथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके रिवॉर्ड्स हमें अगले 1-2 सालों में देखने को मिलेगा। और जो न्यू एज टेक है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज है, शिफ्ट फ्रॉम ग्लैमर टू फंडामेंटल, इन्वेस्टर्स वैल्यूइंग यूनिट इकोनॉमिक्स, डिसिप्लिन एंड स्पेंडिंग एंड स्टेबल DCF बेस्ड कैश फ्लो विजिबिलिटी। तो ये एटर्नल टाइप जो कंपनीज हैं अब वो थोड़ा प्रॉफिट कमाने पर फोकस कर रही है, ग्रोथ के साथ प्रॉफिट कमाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये Q2 में अगर हम देखें Q2 के रिजल्ट्स में हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे की सेक्टर्स हैं उनका क्या सिचुएशन है, वहां पर हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप सब इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेक्टर्स में क्या हो रहा है। तो अगर हम IT को देखें तो पिछले साल जिस तरीके का पैनिक था, कम से कम अब उन्होंने वहां पर एक स्टेबिलिटी दिख रही है। कोई बिजनेस का जितना लॉस होना था हो चुका, अब उतना लॉस नहीं दिख रहा है। उनके गाइडेंस में हल्का हल्का इंप्रूवमेंट, ऐसे ही बहुत लो गाइडेंस पे वो काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कम ग्रोथ के प्रोजेक्शंस दिए हैं, लोअर सिंगल डिजिट में। तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड एज ग्लोबल टेक स्पेंडिंग रिकवर्स। ओके, AI लेड डील्स में बूस्ट ग्रोथ। तो AI के फ्रंट में जितनी भी बड़ी कंपनीज है काफी काम कर रही है। अब इनका रिजल्ट कम से कम 18 महीने के बाद हमें देखने को मिलेगा और अभी इन्होंने वो सब प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स आगे आएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि डिटेल में IT सेक्टर की एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं कि वहां पर क्या खास चल रहा है। बैंक एंड फाइनेंशियल्स, जैसा मैंने कहा पिछले सालों में ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस था, अब ग्रोथ पे इतना नहीं है। अब बैंक वाले आपको लोन लीजिए बोल के परेशान नहीं करेंगे। अब वो आपसे थोड़ा ये कहेंगे कि हमारे FD करा लीजिए, हमारे इन्वेस्ट कर लीजिए। तो उस मॉडल पे चले गए हैं, इसलिए उनका ग्रोथ आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको कम दिखेगा और उनके मार्जिन्स भी प्रेशर में रहेंगे। हेल्थी क्रेडिट डिमांड, तो क्रेडिट डिमांड में जो डिप आया था बहुत मामूली सा राइज वहां देखने को मिला है, बट मार्जिन में स्टे अंडर प्रेशर। ऑलरेडी NIM की प्रॉब्लम चल रही है। एसेट क्वालिटी लाइकली टू रिमेन स्ट्रांग। यहां पर आपको बैंक टू बैंक केस देखना पड़ेगा, कुछ बैंक की एसेट क्वालिटीज काफी खराब होती हुई दिख रही हैं। हेल्थ केयर रोबस्ट, ये जो डायग्नोस्टिक की कंपनीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं, ये जबरदस्त बिजनेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ हमारी पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो इसका फायदा यहाँ होते हुए दिख रहा है। इंडस्ट्रियल एंड मेटल्स ये अच्छा कर रही हैं, काफ़ी बढ़िया कर रही हैं। अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज को छोड़ दें, खास करके स्टील वगैरह की कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं और आगे भी इनका ऐसा ही आउटलुक रहना है। एनर्जी स्ट्रॉन्ग का सॉलिड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड ड्यू टू डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, स्टेबल कैश फ्लो अहेड। तो जितनी भी ऑयल की कंपनीज हैं उनका कैश फ्लो काफ़ी स्टेबल है, ऑयल का डिमांड कुछ खास कम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक दिख रहा है। ऑटोमोबाइल्स पिछले साल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा, अब इसमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती हुई दिख रही है। GST का सबसे ज़्यादा फायदा जो GST के रेट कट्स हुए हैं इसी सेक्टर को मिलने वाला है। FMCG वीक, ये काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है पिछले 1-2 सालों में और ये कंटिन्यू होगा। रूरल डिमांड रिवाइवल की, करीब 30% का कंजम्पशन रूरल में होता है, 30-35%, वहाँ पे हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अर्बन में डिप देखने को मिला लेकिन वो थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। तो अर्बन जब तक रिकवर नहीं करेगा, वहां पे कंजम्पशन बूस्ट नहीं होगा, तब तक FMCG की हालत सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो सामान है वो अर्बन वाले ही खरीदते हैं। तो ये तो Q2 के रिजल्ट्स हो गए। अब अगले साल अगर हम देखें 20, ये जो साल खत्म होने वाला है और इसके बाद जो साल आने वाला है यानी कि FY26 और FY27, इनके हम अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो कितना ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी का EPS % ग्रोथ है, यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें जो ये साल हमने खत्म किया मार्च में, हमें ग्रोथ काफी मॉडेस्ट देखने को मिला, करीब करीब 5-6% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। अब जो ये साल खत्म होने वाला है
ये इससे हमें बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगा। करीब 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाला है, ये एस्टिमेट है। अभी भी 3 महीने बाकी हैं, बजट भी आने वाला है, तो हमें देखना है कि ट्रेड डील के फ्रंट पर क्या होता है, ग्लोबल सिचुएशन क्या होती है, काफ़ी वेरिएबल्स हैं, लेकिन उसकी जो भी अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर एस्टिमेटेड है कि हमें 11% का ईपीएस ग्रोथ देखने को मिलेगा, और उसके बाद उसके जो नेक्स्ट ईयर है हमें 16% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये एस्टिमेट्स हैं और ये सिचुएशन के साथ बदल भी सकते हैं, कोई ग्लोबल इवेंट से भी इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस एस्टिमेट से चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल मार्केट्स कहां तक जाएंगे। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब देखिए, मार्केट को प्रोजेक्शंस जब हम करते हैं तो दो तरीके से हम करते हैं। एक प्योर फंडामेंटल्स के साथ करते हैं, एक हम जिसे कहते हैं कि उसकी वैल्यू का एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन ग्रोथ प्रोजेक्शन, और दूसरा हम टेक्निकल्स को यूज़ करके पता करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि अगले साल कहां तक मार्केट जा सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ वैल्यूएशंस के बेसिस पर पता करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की सही वैल्यू के हिसाब से मार्केट कहां तक जा सकते हैं। तो अगर हम आज का प्राइस देखें, निफ्टी 26,202 के ऊपर है, और अब हम जो हमने आपको दिखाया ईपीएस ग्रोथ, उसके बेसिस पर हम प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं कि कहां तक निफ्टी जाएगा। तो अगर हम करेंटली निफ्टी का ईपीएस देखें तो वो करीब 1148 का ईपीएस है, और इस वक्त हम करीब 22-23 के पीई मल्टीपल पर चल रहे हैं, 22 to 23। अब अगर हम ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस लें जो मैंने आपको दिखाया कि इस साल का ईपीएस में हमें करीब 11% का ग्रोथ देखने को मिलेगा और अगले साल का हमें 16% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से इस साल का के अंत तक जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है अगले मार्च में, इतना ईपीएस आना चाहिए अगर हम अगले क्वार्टर में अच्छा करते हैं और 11% का ईपीएस होता है। और FY27 में अगर हम देखें तो 16% का अगर ग्रोथ इस पर मिलता है तो हमारा ईपीएस होगा 1478। अब जो मार्केट की वैल्यूएशन होती है, पीई जो मल्टीपल मार्केट्स देता है, तो वो हम अगर पिछले कई सालों की हिस्ट्री देखें तो पीई हमारा 18 लोअर साइड पे रहा है और हायर साइड पे ब्रीफ एक छोटे से इंटरवल में हमें करीब 30 से ऊपर भी देखने को मिला था। लेकिन अगर हम एक मॉडेस्ट एवरेजिंग करें,
एक रियलिस्टिक एवरेजिंग करें तो ये बनता है 18 से 22, इसके बीच में ही हम इसको ले सकते हैं। 18 हमें कब देखने को मिलता है, जब मार्केट्स में कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आती है, कुछ टैरिफ वैरिफ टाइप की खबर आ जाती है, तो मार्केट में हमें सडन जो पीई है उसमें ड्रॉप देखने को मिलता है, और बहुत ही कोई ऑप्टिमिस्टिक खबर आ जाती है तो कई दफ़े वो 25, 26, 30 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है बेयर मार्केट में 18 तक चला जाता है, 18, 17, 16 तक भी चला जाता है, और 22। तो हम इस रेंज को लेकर चलते हैं, यानी कि एक मीडियन रेंज को लेकर चलते हैं। तो इसके हिसाब से क्या वैल्यूएशन बनती है, अगर हम ये जो साल हम कंप्लीट करने वाले हैं, अगर हम 18 पी मार्केट देता है, अब ध्यान रहे 18 पी मार्केट कब देगा, जब कुछ अचानक से नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, ट्रेड डील कैंसिल हो जाए, कोई भी नेगेटिव ग्लोबल मैक्रो इवेंट हो जाता है, या यूएस का मार्केट क्रैश हो जाए, अगर उस तरीके की सिचुएशन बनती है तो 18 के पीई पर आएगा। तो हमारा जो वैल्यूएशन है निफ्टी की 22,937, यानी कि हम 12% का ड्रॉप हो जाएगा। और अगर हम 20 पीई पर चलते हैं, यानी कि ग्रोथ के प्रोजेक्शंस अच्छे नहीं आते हैं, या जो बजट आता है वो मार्केट को पसंद नहीं आता है, उस केस में हमारा पीई ड्रॉप हो जाता है और हम 25,485 तक पहुंच जाएंगे, 2.7% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पीई इसी तरीके से रहता है तो हम 28,000 तक पहुंच जाएंगे और 7% का गेन हमें देखने को मिलेगा यहां से। अब अगर हम फॉलोइंग ईयर में जाएं, उसके बाद वहां पर अगर 18 पी होता है तो 26,606, 1.55% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 20 पीई मार्केट देता है तो 29,000 पे हम पहुंच जाएंगे, करीब 13% का रिटर्न। और अगर ये पीई इसी तरीके से कंटिन्यू करता है तो 32%, यानी कि करीब 24% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हम अगर नियर टर्म में देखें तो 23,000 से 28,000 के बीच में मार्केट रहने वाला है, प्रोवाइडेड कि कोई मेजर नेगेटिव मार्केट में ना आ जाए। अगर मार्केट में बड़ा नेगेटिव कोई आता है, कुछ ऐसा बजट आता है या कोई ऐसा पॉलिटिकल इवेंट आ जाता है, तो फिर हमें 17-18 पीई के लिए तैयार रहना चाहिए और फिर मार्केट में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ में यूएस मार्केट के इवेंट्स पर भी हमें नज़र बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम ये लेवल्स की बात करते हैं 28,000, 30,000, 31,000, हमें परसेंटेज के टर्म्स पे बात करनी चाहिए कि कितना परसेंट रिटर्न हमें मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ध्यान रहे कि 6.5-7% का रिटर्न आपको एफडी में भी मिल जाता है। तो अगर आप मार्केट में ह्यूज रिस्क लेकर 8%, 9% का सीएजीआर कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा रिस्क लेकर कम रिटर्न बना रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मार्केट्स के लेवल को देखने से पहले ये देखिए कि कितने परसेंट का रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं। अगर 6 to 6.5% का रिटर्न हमें रिस्क फ्री मिल रहा है और आप मार्केट से 12-13% का सीजीआर कमा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वैल्यूएशंस के बेसिस पर प्रोजेक्शन और टेक्निकल प्रोजेक्शंस की जहाँ तक बात है, टेक्निकल टारगेट्स की जहाँ तक बात है, उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और किसी और वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब चलिए आज के मार्केट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स हमें क्या क्लूज दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि दिसंबर का महीना थोड़ा यूजुअली शांत रहता है, एफआईआईज भी काफ़ी छुट्टी उट्टी पे जाते हैं, तो उम्मीद ये है कि इस साल इस महीने में कोई बड़ी मूवमेंट मार्केट में नहीं होगी। मार्केट थोड़े बोरिंग रह सकते हैं, अगर रैली भी होगी कुछ दिन चलेगी और फिर डाउनटर्न भी देखने को मिलेगा। मोटा मोटा मार्केट्स रेंज बाउंड ही कंडीशन में ही रहेंगे और आज के मार्केट में भी हमें वही देखने को मिला। और एक जो नियर टर्म का ट्रिगर है वो है आरबीआई की पॉलिसी और उसके बेसिस पर मार्केट में कुछ उठापटक हो सकती है। और अगर हम आज के सेक्टर की इंफॉर्मेशन देखें तो आप देख सकते हैं एक बड़ा बोरिंग सा सिचुएशन रही और 1% से ज़्यादा का ना किसी ने गेन दिया ना लॉस दिया। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक न्यूट्रल टाइप का मार्केट रहा। अगर हम निफ्टी के ब्रेड्थ को देखें
तो एडवांस 20 एंड डिक्लाइन 30 विच इज नॉट अ गुड साइन। जो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट रहा, निफ्टी भी फ्लैट रहा और यहाँ पर भी 6 अप 6 डाउन। कोई मेजर गेनर्स और कोई मेजर लूजर्स मार्केट में नहीं रहे। और कल फिर हमें FIIs की सेलिंग की फिगर देखने को मिली। अच्छी चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा सेल नहीं कर रहे, करीब 1255 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस महीने भी उनकी सेल की फिगर्स या बाई की फिगर बहुत कम इसी तरीके की आने वाली है। कोई मेजर उठापटक नहीं होगी अनटिल अनलेस RBI पॉलिसी में कोई बड़ा कुछ हो जाए। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं। तो सेंटिमेंट ट्रैकर में काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है और वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है और ऐसा एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मार्केट्स अगर ब्रॉडर मार्केट को देखें वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कुछ हैंडफुल स्टॉक्स को खरीद के मार्केट को ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो अगर हम निफ्टी में देखें तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो वंस अगेन अब हम बुलिश टेरिटरी से वापस बेयरिश टेरिटरी पर आ गए हैं। और ये पिछले अगर हम 7-8 दिनों में देखें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और बैंक निफ्टी को भी देखें तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि आज जो बैंक्स के बड़े बड़े स्टॉक्स थे वो डाउन रहे RBI पॉलिसी आने से पहले, तो थोड़ा वो सरप्राइजिंग था। तो यहाँ पर भी हमें दिखा कि सेंटिमेंट जो है बेयरिश की तरफ आ गए। आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि जो बेरिशनेस है वो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा है। अब आइए आज के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो आज 28 नवंबर है और हम 26,000 के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं, 26,200 के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं। मार्केट्स फ्लैट रहे, करीब 12 पॉइंट डाउन निफ्टी रहा। IV की सिचुएशन में कोई मेजर बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। विक्स भी अगर हम देखें तो 11% से ऊपर सस्टेन कर रहा है। माइनर ड्रॉप हमें वॉलेटिलिटी में देखने को मिली क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप होना स्वाभाविक था, क्योंकि काफ़ी हाई यहाँ पर चला गया था। तो आज भी हमें पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला, विच इज़ अ बेयरिश साइन। लेकिन जो मैं लगातार आपके साथ कह रहा हूँ कि नई सीरीज शुरू हुई है, पोजीशंस ऐड नहीं हो रही। आज फिर देखिए पोजीशंस कट हुई, OI में ड्रॉप हुआ। तो ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है, एक कि भले ही हम ऑल टाइम हाई के आसपास है, भले ही इतना शार्प रैली हमें देखने को मिली, बट ट्रेडर्स आर नॉट एंथ्यूज्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा होप नहीं लग रही है, इसलिए वो पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ में भी अगर आप देखिए तो कुछ एडिशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये महीना थोड़ा मुझे लगता है कि रेंज बाउंड टाइप रहने की उम्मीद है। प्रीमियम्स में मार्जिनल जंप हुआ है और 177 से 193 हो गया है। तो ऐसा लगता है कि आज ये जो कट्स हुए हैं ये शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। और अगर यहाँ पर हम टर्नओवर देखें तो देखिए यहाँ पर हम 1 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहे थे, अब ये घटते घटते 80,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो जो एक्टिविटी है मार्केट में वो कम होती हुई हमें दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन भी 50-50 रहा, जितने ऊपर उतने नीचे। और FI की इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशंस ऐसा लगता है कि वो पोजीशंस आप कट कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। ये साल ख़त्म होने वाला है, वो छुट्टी पे जा रहे हैं और काफ़ी जो पोजीशंस होती है वो एज अ हेज यूज़ करते हैं, तो उनकी एक्टिविटी में कमी आती हुई दिख रही है। तो आज का डेटा मैं कैसे देखता हूँ, मैं आज का डेटा मार्जिनली बुलिश देख रहा हूँ। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक अच्छा पैटर्न बनता अगर ये दोनों जो कैंडल्स हैं ये ग्रीन होते। चूंकि ये रेड है इसलिए ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जब भी इस तरीके की हाइज बनती हैं तो एक फॉलोअप बाइंग भी आती है। तो वही सिचुएशन यहाँ भी बनती हुई हमें दिख रही है। इसलिए इस जो बाइंग है इसको हम बहुत ज़्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना तो ये डेटा के साथ बैकअप है, ना ही इंडिकेटर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए MACD में डाइवर्जेंस दिख रहा है, अभी भी MACD में हमें कोई खास राइज नहीं देखने को मिला है। साथ ही अगर आप देखिए तो निफ्टी का वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिप हो रहा है। इसलिए ये जो रैली है ये बहुत क्वेश्चनेबल है, इस पर बुलिश पोजिशंस बनाने से हमें फिलहाल बचना चाहिए जब तक डेटा में हमें स्ट्रेंथ ना दिखे। लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, 25,840 ये लेवल खड़ा हुआ है
और इसके नीचे ही हम शॉर्ट पोजीशंस को बनाने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल के लिए निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, वेट एंड वॉच। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपका क्या व्यू है 2026 में निफ्टी को हम कहाँ देख रहे हैं। अपना व्यू शेयर करना मत भूलेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।